फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे बेस्ट मिड कैप फंड्स के बारे में। मिड कैप के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? मिड कैप के स्टॉक्स में। इसीलिए मिड कैप के फंड्स को रिस्की माना जाता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ध्यान में रखें कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन हो वो 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो। अगर कोई मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर मिड कैप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्ट नहीं करे तो अच्छा है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो ट्राई करें कि एक्सपोजर काफ़ी कम ले। नाउ हम मिड कैप कैटेगरी के उन सारे फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो ये जो भी स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट, उसे आप ध्यान से देखें। इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ना, वो सब कुछ मिस कर देंगे, लास्ट में जाएंगे देखेंगे ओके बेस्ट फंड ये है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप हमेशा ध्यान में रखें। ऑफ कोर्स बेस्ट फंड के बारे में हम जानेंगे, लेकिन वो करेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट फंड है और मार्केट चेंज करता रहता है। ये जो सो कॉल्ड बेस्ट फंड्स हैं ना, वो एवरी फ्यू मंथ्स चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो बेस्ट फंड अभी है 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद वही बेस्ट फंड होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सारे फंड्स के बारे में अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए और जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जो कि सालों से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, उस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ करेंट परफॉर्मेंस में कोई अच्छा फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है उसके बेसिस पे, सिर्फ उसके बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का CAGR रिटर्न्स चेक कर सकते हैं और साथ ही इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं और AUM चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है जहाँ की ये फंड उस पर्टिकुलर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो सारा कुछ आपको ऑलमोस्ट रेड दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दो मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उनका जो रिटर्न्स है बहुत अच्छा आया है। इंडेक्स का भी अगर आप रिटर्न देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेटिवली ज़्यादातर मिड कैप कैटेगरी के फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए कितने सारे फंड्स हैं जो कि लास्ट 1 ईयर में बीट कर पा रहे हैं। ITI, JM दोनों ही बहुत ही छोटा AUM है रिलेटिव। JM तो बहुत नया फंड है। उसके बाद महिंद्रा मनुलाइफ बीट कर पा रहा है, मोतीलाल ओसवाल बीट कर पा रहा है और क्वांट बीट कर पा रहा है। दैट्स इट। सिर्फ इतने सारे फंड्स हैं, बाकी सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि सारे फंड्स का परफॉर्मेंस खराब हो गया ऑल ऑफ सडन। देखिए हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन या उससे ज़्यादा। तो अभी ऑफकोर्स थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऑफकोर्स ये इम्प्रूव करेगा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। फर्स्ट फंड है आदित्य बिरला। तो देखिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है ना, ऑल 4 होराइजन्स में ही ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि बहुत सारे फंड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जो कि ऑल 4 होराइजन्स में ही अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी कुछ रिलेटिव है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 5 ईयर 10 ईयर में भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस इस फंड का अच्छा नहीं रहा है। तो एट मैक्स बोल सकते हैं कि एवरेज कैटेगरी का फंड है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फंड तो इसे बोल नहीं सकते हैं। एक्सेस मिड कैप देखिए बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है 1 ईयर 3 ईयर में। तो इसे फिलहाल जो करंट परफॉर्मेंस चल रहा है उसके अनुसार बिलो एवरेज फंड बोल सकते हैं। बंधन तो बहुत नया फंड है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, 3 ईयर्स भी अभी कंप्लीट नहीं कर पाया है फंड। तो इस तरह के नए फंड को तो थोड़ा और टाइम देना चाहिए, उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। बड़ौदा को अगर आप देखें तो यहाँ भी इसे एवरेज फंड आप बोल सकते हैं। केनरा रूबिको मिड कैप, यहाँ भी नया फंड है, 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है और फिलहाल तो अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा है। DSP मिड कैप पहले बहुत अच्छा फंड हुआ करता था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में तो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे ना 5 ईयर 10 ईयर में भी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये भी बिलो एवरेज से भी नीचे से आप बोल सकते हैं इस फंड को। एडिलवाइस मिड कैप का परफॉर्मेंस अच्छा है। देखिए यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है और 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर में अच्छा, तो ये फंड का परफॉर्मेंस अच्छा माना जा सकता है। एडिलवाइस का परफॉर्मेंस ठीक माना जाएगा।
फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा का अगर आप देखें तो इनको भी आप एवरेज फंड बोल सकते हैं। HDFC मिड कैप फंड को अगर आप देखें तो यहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इस फंड का। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है और बाकी के होराइजन्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो HDFC मिड कैप को भी आप एक अच्छा परफॉर्मर बोलेंगे। HSBC मिड कैप का भी परफॉर्मेंस ठीक है अगर आप देखें रिटर्न्स वाइज, तो इसे भी आप एक एवब एवरेज फंड बोल सकते हैं। ICICI प्रू मिड कैप फंड, यहाँ भी देखिए परफॉर्मेंस मतलब बेंचमार्क को तो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरा नहीं है रिलेटिवली, तो इसे भी आप एक एवब एवरेज फंड बोल सकते हैं। इन्वेस्को का ही परफॉर्मेंस ठीक ठाक है रिलेटिवली अगर देखें तो इसे भी आप एक एवब एवरेज फंड बोल सकते हैं। ITI बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, JM मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। दोनों रिलेटिवली नए फंड हैं और AUM भी बहुत छोटा है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रिटर्न्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन शायद ज़्यादा कंफर्ट नहीं हो इन फंड्स को लेकर, क्योंकि AUM भी छोटा है, फंड हाउस भी रिलेटिवली छोटे हैं और नए फंड्स हैं रिलेटिवली। कोटक इमर्जिंग बहुत पुराना फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, लेकिन अभी तो देखें तो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, तो इसे भी एक एवरेज फंड फिलहाल बोल सकते हैं करंट परफॉर्मेंस के आधार पे। LIC अगेन बहुत छोटा AUM है, क्या कमेंट करें, पुराना फंड है लेकिन अभी भी AUM देखो बहुत छोटा है। महिंद्रा मनुलाइफ का देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस फंड को भी आप अच्छा फंड बोल सकते हैं। मेरे एसेट को अगर आप देखें तो इसे भी एवरेज फंड बोलेंगे फिलहाल परफॉर्मेंस वाइज। मोतीलाल ओसवाल, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसे भी आप अच्छे फंड के कैटेगरी में रख सकते हैं। निपॉन इंडिया अगेन लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, बाकी होराइजन्स में भी अच्छा है, तो इसे भी आप एक अच्छा फंड बोल सकते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को। PGIM तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, इसे तो एक फ़िलहाल जो करंट परफॉर्मेंस है उसके आधार पर एक पुअर परफॉर्मर बोला जाएगा, क्योंकि रिटर्न बहुत कम है बेंचमार्क के मुकाबले। क्वांट मिड कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न यहीं पे है, तो ये तो बहुत अच्छा फंड बोला जाएगा करंट परफॉर्मेंस के आधार पे। SBI मैग्नम देखिए रिटर्न इनका ही बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, क्योंकि 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न देखिए, 10 ईयर का रिटर्न देखिए, बेंचमार्क के आसपास है, तो इसे भी एक एबव एवरेज फंड बोल सकते हैं। सुंदरम मिड कैप को भी देखें तो करंट परफॉर्मेंस 1 ईयर 3 ईयर में बेंचमार्क से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, तो इसे भी एबव एवरेज बोला जा सकता है। टाटा मिड कैप, इसे भी एबव एवरेज बोला जा सकता है। टॉरस तो बहुत छोटा AUM है, सो नो कमेंट्स। यूनियन मिड कैप को अगर आप देखें तो इसे भी एवरेज फंड के आसपास हम बोल सकते हैं। UTI मिड कैप को अगर आप देखें तो यहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस बहुत आया है, इसे आप बिलो एवरेज फंड बोल सकते हैं। वाइट ऑफ कैपिटल तो नया फंड है, बट हाँ परफॉर्मेंस वाइज बुरा नहीं है, रिलेटिवली इसका परफॉर्मेंस ठीक है, बट नया फंड है, सो ज़्यादा हम कमेंट कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे इतने सारे फंड्स हैं और ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे फंड्स हैं इसमें से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ये अंडर परफॉर्मेंस बना रहेगा। जिन भी स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जब उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो यहाँ पे उन फंड्स के रिटर्न्स भी इंप्रूव होंगे। तो देखिए इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस देखकर आइडियली हमें डरना नहीं चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर जो भी फंड्स मैंने डिस्कस किया, जिन फंड्स को मैंने अच्छा फंड बोला, जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स रिटर्न्स वापस आएगा और वो परफॉर्मर जो है फिर से अच्छे परफॉर्मर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फंड्स को सेलेक्ट किया है ताकि पता चल सके कि कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों आ रहा है और कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वांट मिड कैप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है, मोतीलाल का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, PGIM का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। तो चेक करते हैं ताकि समझ सके कि ये रीज़न क्या है इसके आउट परफॉर्मेंस का या फिर अंडर परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक डिटेल्स, यहाँ पे आप इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझ पाएंगे, समझना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा रिटर्न किसका आया है? क्वांट का। कितना कम है? मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, मोतीलाल ओसवाल, इसका भी रिटर्न अच्छा आया है, लेकिन इसका पोर्टफोलियो P देखिए कितना ज़्यादा है, मतलब कि ये ग्रोथ स्टॉक्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है ये देखिए, एनुअल टर्नओवर, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा चर्निंग कर रहे हैं। तो ऑल्दो इनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग तो बिल्कुल अलग है, लेकिन एनुअल टर्नओवर से लगता है कि एटलीस्ट चर्निंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और फिलहाल ज़्यादा चर्निंग की मदद से ये दोनों ही फंड्स अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं।
उसके बाद देखिए निपॉन इंडिया, ये भी अच्छा परफॉर्मर रहा है। HDFC मिड कैप, ये भी अच्छा परफॉर्मर रहा है। यहाँ भी देखिए ना, मतलब निपॉन का तो मार्केट के आसपास, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के स्टॉक्स का तो पी ज़्यादा होता है, तो इसे आप मार्केट के आसपास का पी बोलेंगे। HDFC का काफ़ी कम है, तो ये आप पता है ना, HDFC के जो ज़्यादातर फंड्स हैं वो ज़्यादातर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए इनका पी बहुत कम है। अब देखिए SBI कितना ज़्यादा पी है, तो 43 के आसपास। और कोटक का अगर आप देखें तो ये भी मार्केट के आसपास है, थोड़ा ज़्यादा है मार्केट से। और PGIM का देखिए सबसे ज़्यादा इनका पी रेशियो है 44 से भी ज़्यादा, और इनका अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस ऑफकोर्स मोतीलाल ओसवाल का ही बनता है। SBI का देखिए पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, PGIM का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, और दोनों का रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस है, जबकि मोतीलाल ओसवाल इतना ज़्यादा पी के बाद भी परफॉर्मेंस अच्छा दे पा रहा है। कोर्स आगे हम चेक करेंगे कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का पोर्टफोलियो, तो यहाँ तो आपको पूरे PSUs ही मिलेंगे। तो ऊपर तो ऑफकोर्स PSUs नहीं है, लेकिन जब थोड़ा नीचे जाएंगे देखिए इंडियन बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यूनियन बैंक, और नीचे पावर फाइनेंस, REC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो पूरा PSU, इनफैक्ट सारे ज़्यादातर HDFC के फंड्स में आपको मिल जाएंगे। और यही कारण है कि रिसेंट टाइम्स में ऑलमोस्ट लास्ट 2 ईयर से HDFC के ज़्यादातर फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे देखिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, यहाँ परफॉर्मेंस बहुत बुरा आ रहा है, ऑल्दो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है इस फंड का। देखिए पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी PSUs में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर फाइनेंस है, और नीचे आपको ऑयल इंडिया भी मिल जाएगा। और साथ ही जो स्टॉक्स हैं, देखिए स्टॉक्स अगर आप देखें, सोलर इंडस्ट्रीज़, कमेंस इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, परसिस्टेंट सिस्टम्स, तो ये स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के हैं। तो ये देखिए ये बाय एंड होल्ड कर रहा है, इन्हें लगता है कि भाई मैंने अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, ये रिटर्न जब आएगा तो मेरे फंड का रिटर्न भी वापस आ जाएगा। तो देखिए ये स्ट्रैटेजी है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं, इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसका इस तरह का थॉट प्रोसेस है। अब आपको एज अ इन्वेस्टर डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का फंड चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो डेली का रिटर्न या फिर मंथली का रिटर्न देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कोई अच्छा फंड है तो लॉन्ग टर्म तक उसमें हम बने रहेंगे, अच्छा रिटर्न आ जाएगा एवरेज आउट करके। लेकिन हाँ कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर है तो वहाँ पे ऑफकोर्स आपको उस तरह के फंड्स देखने चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे सके। तो वो उसी फंड्स में पॉसिबल होगा जहाँ की चर्निंग ज़्यादा हो। लेकिन चर्निंग वाले फंड्स के साथ रिस्क ये है कि अगर वहाँ पे सही से चर्न नहीं हो पाया तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको जो रिटर्न्स है वो काफ़ी कम आ सकते हैं, ये भी ध्यान में रखें। यहाँ पे देखिए निपॉन इंडिया ग्रोथ, पावर फाइनेंस, PSU सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा एक्सपोजर, NTPC, REC, तो यहाँ भी PSUs में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, देखिए स्टॉक्स यहाँ भी आपको बुरे नहीं लगेंगे, अगर ऊपर के स्टॉक्स को देखें तो ज़्यादातर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब अच्छे क्वालिटी के आपके ज़्यादातर स्टॉक्स हैं तो फिर इतना ज़्यादा चर्निंग क्यों कर रहे हैं ना। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करें, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो कुछ महीनों में रिटर्न्स आने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कन्विक्शन का प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर को शायद कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तब तो आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न जनरेट करने होंगे। और अगर आप पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाई पी वाले हैं, जो कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगले कुछ महीनों में परफॉर्मेंस वापस आएगा, तो वहाँ पे तो आपको बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर आप इतने सारे चेंजेस पोर्टफोलियो में क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फंड मैनेजर भी चेंज हुए हैं और परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये है क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट के ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल। और यहाँ पे देखिए रिलायंस आपको इनके पोर्टफोलियो में मिल जाएगा हमेशा, PNB में इनका ज़्यादातर पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा, उसके बाद अदानी पावर आपको मिल जाएगा, जियो फाइनेंशियल मिल जाएगा। तो देखिए क्वांट के रिलेटेड आप लोग के क्वेरीज बहुत आते हैं, क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहा है तो नेचुरली क्वेरीज आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखें ना कि क्वांट के ज़्यादातर फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैप देखेंगे तो ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स अगर कोई चाहता है इन्वेस्टमेंट करना तो कर सकता है, लेकिन ट्राई करें कि एक से ज़्यादा फंड में एक्सपोजर नहीं लें। और साथ ही यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि ये जो रिटर्न्स, वेरी हाई रिटर्न्स आ रहे हैं ना, ये सस्टेनेबल नहीं है किसी भी फंड के लिए। तो बीच बीच में कभी कभी यहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस आएगा, ये मानकर नहीं चलिए कि ये फंड हमेशा ही इसी तरह का परफॉर्मेंस देता रहेगा, इसी तरह का आउट परफॉर्मेंस देता रहेगा। इस फंड में भी कभी ना कभी अंडर परफॉर्मेंस आएगा, तो इस बात को ध्यान में रखें। बट हाँ, अभी तक अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो
फंड का परफॉर्मेंस, इनफैक्ट ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का डिटेल चेक कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि फिलहाल वैल्यू स्टॉक्स का समय चल रहा है ना, ईजी पिकिंग्स है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ अच्छे क्वालिटी के PSU स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिटर्न ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, ये बहुत ईजी है करना फिलहाल। लेकिन हाँ, मोतीलाल ओसवाल ने ऐसा नहीं किया है, इन्होंने ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ से अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो क्रेडिट देना होगा ना कि स्टॉक सिलेक्शन इनका अच्छा जा रहा है, क्योंकि PSU में अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर लेके करेंगे तो अभी PSUs का समय चल रहा है, तो अगर PSU में इन्वेस्टमेंट किया तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। लेकिन हाँ, ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट करने का मतलब है कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसके कारण ही रिटर्न्स अच्छा आ रहा है। देखिए, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के परफॉर्मेंस को समझने के लिए आपको देखना होगा कि जो कुछ महीने पहले का पोर्टफोलियो इनका, ये देखिए, कुछ महीने पहले का पोर्टफोलियो देखें ना, तो अगर स्टॉक्स देंगे तो स्टॉक्स सब सेम है टॉप का, अगर आप देखें ये सारे स्टॉक्स आपको दोनों पोर्टफोलियोज़ में मिल जाएंगे, लेकिन एक्सपोजर इन्होंने चेंज किया है, तो एक्टिवली जो मैनेज कर रहे हैं वो इफेक्टिव रहा है। लेकिन जियो का देखें, पहले से पर थोड़ा सा इनका एक्सपोजर ऊपर गया है। कल्याण ज्वेलर्स टॉप होल्डिंग से पहले नहीं था इनका, और कल्याण ज्वेलर्स ने लास्ट 1 ईयर में 300% का रिटर्न दिया है, तो एक्सपोजर इन्होंने ज़्यादा लिया हुआ है, तो उसका एडवांटेज मिला है। जोमेटो देखिए, अभी तो 4% ही है, इन पहले के पोर्टफोलियो में 8% से भी ज़्यादा था। जोमेटो ने भी 266% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। इंडस टावर्स का भी रिसेंट टाइम्स में रिटर्न्स बहुत आया है, 138% लास्ट 1 ईयर का। प्रेस्टीज रियल एस्टेट की कंपनीज का भी रिटर्न्स बहुत आया है, 178% लास्ट 1 ईयर में। तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स स्टॉक सिलेक्शन को क्रेडिट देना होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कल सैटरडे है, कल 8 to 9 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।